गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 3 जो कि है हिमालय की बेटियाँ। इसके लेखक है नागार्जुन। इस पाठ में अब तक हमने पढ़ा कि जो लेखक हैं वो नदियों के बारे में बता रहे हैं कि जो समतल मैदान में उन्होंने अब तक उन नदियों को बहते हुए देखा है जहाँ पर वो उन्हें बहुत ही शांत और दीर्घ गंभीर सी बहती हुई लगती हैं। लेकिन एक बार जब उनका हिमालय पर जाना हुआ तो उन्हें उन नदियों का जो बाल स्वरूप है यानी कि जो वहाँ से उनका उद्गम होता है उसको देखकर उन्हें लगा कि ये जो नदियाँ हैं वो हिमालय की बेटियाँ हैं। और जिस प्रकार छोटे बच्चे होते हैं वो बदमाशी करते हैं, खेल कूद करते हैं, उसी तरह से ये नदियाँ भी यहाँ बाल स्वरूप में हैं, बचपन में हैं और अपने जो पिता है हिमालय उनकी गोद में अटखेलियाँ कर रही है, खेल कूद कर रही हैं। तो वहाँ उनका जो रूप है वो देखकर लेखक को ऐसे लगा कि बहुत ही आश्चर्य हुआ उन्हें और ऐसा लगा जैसे कि जो नदियाँ समतल मैदानों में पहुंचकर इतनी धीर गंभीर हो सकती हैं, यहाँ इन्हें देखकर ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये वही नदियाँ हैं। इसके बाद उन्होंने उनकी जो नदियों का पहाड़ से उतरकर समतल मैदानों तक जाने का जो सफ़र है उसके बारे में बताया है कि उनके पीछे उनके पिता जो हिमालय हैं वो कितने परेशान होते होंगे और इन पहाड़ों से उतरकर जब ये समतल थोड़े मैदान हैं जहाँ जंगल शुरू होते हैं वहाँ थोड़ी उनकी गति कम हो जाती है। तो वहाँ ये अपने बचपन को याद कर रही हो इस तरह से लगता है। अब देखेंगे आगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो आगे लेखक बताते हैं कि जो मुख्य रूप से दो नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जब ये दो नाम सामने आते हैं तो उनमें मिलने वाली जो दूसरी नदियां हैं जिनकी वजह से इन जो छोटी नदियां हैं उनका भी रूप बहुत ही विराट हो जाता है, बहुत बड़ी नदियां बन जाती है ये। तो इन नदियों में जो मिलने वाली नदियां हैं इनकी सहायक नदियां हैं वो रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और कोसी आदि छोटी बड़ी नदियां हैं। इन्हीं का पानी इन दोनों नदियों में मिलकर इन्हें बहुत ही बड़ा या विराट स्वरूप प्रदान करता है। तो जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है उसके लिए लेखक कहते हैं कि ये आपस में ये स्वयं में कुछ भी नहीं है, बल्कि इनका जो जल है, इनके अंदर जो पानी बहता है वो जो हिमालय है उसके पिघले हुए दिल का एक एक बूंद से इकट्ठा हुआ पानी है जो पता नहीं कब से इकट्ठा होकर इन नदियों के रूप में बहता हुआ समुद्र की ओर जा रहा है। और फिर वो समुद्र के बारे में कहते हैं कि ये जो समुद्र है जिसमें ये नदियाँ अपना जल विलीन करती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, तो वो कितना सौभाग्यशाली है। एक तरह से वो एक ऐसा व्यक्ति है जो इन दोनों नदियों का हाथ थामता है या इनका पति का उन्होंने संज्ञा दी है हिमालय को। तो कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, यानी कि उसके साथ जैसे इनका विवाह हुआ हो, इस तरह से लेखक मानते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग थड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो आगे लेकर कहते हैं कि जिन्होंने केवल नदियों को मैदानों में ही बहते देखा है या फिर जो मैदान में रहते हैं लोग, यानी जो पहाड़ों पर नहीं रहते, वहाँ तो उनके शायद ही ये बात उनके ख्याल में आए कि ये जो पूरा हिमालय है जो बहुत ही प्राचीन है
वहाँ से जो नदियाँ शुरू हो रही है, जिनका उद्गम हो रहा है, वहाँ ये बच्चियाँ या ये नदियाँ किस तरह से बचपना दिखाती हैं या किस तरह से वो अपनी लीलाएँ दिखाती है, खेलती कूदती हैं। और जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं वो हमेशा उसी रूप में देखते हैं उन नदियों को, इसीलिए उनके लिए भी ये इतना आकर्षक नहीं होता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो समतल भूमि पर रहता है, नीचे मैदानों की तरफ रहता है, पहाड़ों में जिसका बहुत कम जाना होता है, वो अगर वहाँ पर पहाड़ पर जाकर नदियों का रूप देखेगा तो उसे ये जो रूप है नदियों का बहुत ही आकर्षक लगेगा। और जो लेखक हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा नदियों को समतल मैदानों में बहते हुए देखा है, इस तरह से पहाड़ पे से उतरते हुए झरनों के रूप में नहीं देखा, तो उन्हें भी ये रूप बहुत ही आकर्षक लगा और इसीलिए उन्होंने इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। और समुद्र जिसे जहाँ पर नदियाँ इस पूरा अपना जल ले जाकर उंडेलती है, जिसकी तरफ वो चली जा रही है, तो उसे लेखक अलग ही संज्ञा देते हैं। यानी हिमालय को वे ससुर और समुद्र को हिमालय का दामाद कहने में भी उन्हें झिझक नहीं होती, क्योंकि उन्होंने एक बच्चियों के रूप में और एक बहुत ही शांत गंभीर महिला के रूप में नदियों के दो रूपों को देखा है, इसीलिए वे इस तरह की नाम उन्हें देते हैं। आगे, कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती यानी बैतवा नदी को प्रेम का बलिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। तो हमारे देश के एक बहुत ही महान कवि हुए हैं प्रसिद्ध कवि कालिदास। उन्होंने एक रचना लिखी थी मेघदूत। इसमें एक यक्ष है जो कि अपनी पत्नी से दूर हैं बहुत, और उन्हें अपनी पत्नी को संदेश देना होता है, तो वो बादलों के रूप में संदेश अपनी पत्नी तक, अपनी प्रेमिका तक भिजवाते हैं। तो बादलों को वे एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो उनका संदेशवाहक है। तो मेघदूत से यानी कि बादलों को कालिदास का जो विरही यक्ष है, उनके माध्यम से कालिदास कहते हैं कि मेघदूत या मेघ, आप जो बेत्रवती नदी है, बैतवा नदी है, उसे अपने प्रेम का प्रतिदान, यानी जो नदियाँ हैं उसे वो उनका जल या पानी भाप बनकर बादल बनते हैं और वे ही बादल फिर बरसकर नदियों में पानी से भर देते हैं नदियों को। तो इसीलिए कालिदास कह रहे हैं कि एक तरह से जो नदियाँ दान करती है अपना जल तुम्हें, तो उसी को उनका जो ये प्रेम है, जो दान है, वो ही उनका प्रेम है। तो उनके प्रेम का प्रतिदान यानी फिर से वो बारिश के रूप में बरसाकर उन्हें अपना नदियों जो नदी है बैतवा नदी, उसके प्रेम का प्रतिदान उसे देते जाना, जिससे क्या होगा कि उसमें पानी फिर से भर जाएगा। तो इस प्रकार ऐसा लगेगा कि जैसे वह एक प्रेयसी है और अपने जो प्रतिदान है प्रेम का वो पाकर बहुत ही प्रसन्न हो गई है। तो इस बात से ऐसा लगता है कि जो चंचल नदियाँ हैं उनको देखकर लेखक को, जो कालिदास है, उनकी याद आ गई और उन्होंने उनकी जो लिखी रचना है उसमें ये बात उन्हें याद आई। तो उन्हें लगा कि जो लेखक थे, जो कवि थे कालिदास, उन्हें भी नदियों का सचेतन रूप, यानी कि उन्हें चेतन व्यक्ति या मतलब जीवित व्यक्ति के रूप में उनका रूप पसंद था। नदियों को वे मूर्तिमान या फिर कह सकते हैं कि जीवित मानते थे, यही रूप उन्हें पसंद था। और जब वो बादलों को व्यक्ति मानकर अपना संदेश भिजवा सकते हैं, तो जो प्रकृति है उसे भी जीवित ही मानते थे। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि उस महाकवि को भी नदियों का सचेतक रूप ही पसंद था। दरअसल जो कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा कि ये कोई सजीव है और किस तरह उनका बचपन पहाड़ों पर बीता है और किस तरह मैदानों में आकर उनका जो रूप है वो बिल्कुल व्यक्तियों जैसे, हम इंसानों जैसे हो जाता है कि बचपन में तो उन्हें कोई भी चिंता नहीं रहती, वो केवल खेलते रहते हैं,
और बड़े होकर जिस प्रकार जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं तो वे धीर गंभीर होते जाते हैं। तो इसी प्रकार नदियों का भी रूप उन्होंने माना है, और कोई दूसरा भी इस तरह दोनों रूपों को देखेगा नदियों का तो वो भी इसी नतीजे पर पहुँचेगा। आगे, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। तो लेखक काका कालेलकर का उदाहरण दे रहे हैं जिन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। माता जो कि पोषण करती है बच्चों का, अपनी संतानों का, उनका ध्यान रखती है, उसी प्रकार नदियाँ भी हमारा पोषण करती है अपने जल से। उन्हीं के जल से अधिकतर जगहों पर खेती होती है, अनाज उत्पन्न होता है, जो कि हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो नदियाँ हैं, काका कालेलकर उन्हें लोक माता मानते हैं। लेकिन जो लेखक है नागार्जुन, वो कहते हैं कि लोक माता या माता मानने से पहले, क्योंकि माताएं भी स्त्री है, पहले वो युवती होंगी, उससे पहले बचपन में बालिकाएं होंगी। तो इसी प्रकार अगर हम उन लोग या इन नदियों को माता मानने से पहले हम उन्हें बेटियां माने, उस रूप में देखें तो क्या हर्ज है, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। और अगर थोड़ा और आगे सोचें तो इनमें अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो, प्रेमिका की भावना करें तो कैसा रहेगा नदियों में। और ममता का एक और रूप भी होता है जो कि है बहन का स्थान, यानी जो बहनें होती हैं वो भी अपने भाइयों का माँ के समान ही, माता के समान ही ध्यान रखती हैं। तो इस प्रकार कि हम इन नदियों में माता के अलावा इनमें बेटियाँ, बहन और प्रेमिका की भावना से देखें, उन्हें इस रूप में भी देखें तो इसमें क्या नुकसान हो सकता है। एक दिन इन नदियों को बहन मानने की भावना उन लेखक के मन में, नागार्जुन के मन में भी हुई, तो वे उस घटना का आगे उदाहरण दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो थोलिंग तिब्बत में एक स्थान है, वहाँ पर लेखक थे और उस समय उनका मन उचाट था, यानी कि वो बहुत कुछ उदास से थे और तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी। तबीयत ढीली होना यानी कि तबीयत ठीक न होना। आगे, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। यानी थोलिंग जो तिब्बत में है, एक स्थान है, वहाँ से सतलज नदी बहती है। तो उस समय जब लेखक वहाँ गए हुए थे तो उनका जो मन था वो भी उचाट, यानी कि वे कुछ उदास से थे और तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने एक काम किया कि वो सतलज नदी के किनारे पर जाकर बैठ गए और जो पैर थे उन्हें नदी के पानी में लटका दिए। तो प्रगतिशील यानी कि जो लगातार बहता हुआ जो जल है, उस जल ने अपना असर दिखाया, क्योंकि जो ताज़ा जल होता है उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उन्हें महसूस हुई। तो तन और मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। तो बहते हुए जल में, जल की ठंडक से उनकी जो उदासी थी और जो तबीयत खराब हो रही थी वो भी ठीक हो गई और उदासी भी दूर हो गई। और जब मन प्रसन्न होता है व्यक्ति का तो वो गुनगुनाने लगता है, कुछ हर काम में उसका मन भी लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो इसी तरह लेखक भी कुछ गुनगुनाने लगे और वे पंक्तियाँ हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो लेखक ने जो सतलज नदी है उसका जो कल्पना की उन्होंने, वो एक बहन के रूप में की। और जिस प्रकार बहनें अपने भाइयों का मुश्किल होती है, परेशानी होती है तो उसे दूर करने का प्रयास करती है, उसी प्रकार नदी ने भी जो उनकी उदासी थी उसे दूर करने की कोशिश की और वो सफल हुई। तो इस प्रकार उन्होंने अपने ये जो गीतों में कहा कि जो सतलज है उसे बहन मानते हुए कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी,
लीला अचरज बहन तुम्हारी। जो लीला है यानी कि जिस तरह से तुमने मेरे दुख को दूर किया, मेरे शरीर को स्वस्थ किया, तो ये एक तुम्हारा क्रीड़ा है या तुम्हारी लीला है, तुम्हारा कार्य है जिस पे मुझे अचरज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, यानी उसकी वजह से जो उदासी मेरे मन पर छाई हुई थी वो दूर हो गई और उससे मेरा जो मन उदास था वो मुदित हो गया, यानी कि खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। और जो खुमारी छाई हुई थी, जो उदासी या जो अस्वस्थता छाई हुई थी, वो भी दूर हट गई। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, और इसी वजह से मैं तुम पर बलिहारी चाहता हूँ, न्यौछावर चाहता हूँ। और जो नदी है सतलज, वो एक बेटी की तरह है जिसके पिता हिमालय है, लेकिन हिमालय जो है ऐसा लगता है धीर गंभीर चिंतित मुद्रा में खड़े हैं, लेकिन बिल्कुल चुपचाप से खड़े हैं, चिंतित भी हैं लेकिन चुपचाप हैं। और जो ये प्रकृति है जहाँ पर पूरा दृश्य है वो इस प्रकार लग रहा है जैसे कि कोई नटी यानी कि कोई ऐसी स्त्री जो नाटक दिखाती है वैसी हो, और उसका पीछे जो बैकग्राउंड होता है, पीछे का जो पर्दा होता है, वो चित्रपट सा लग रहा है। जो प्रकृति जो तुम्हारे आसपास की है वो एक ऐसी नटी लग रही है जिसके पीछे चारों तरफ जो प्राकृतिक दृश्य है वो प्रकृति का चित्रपट है, या इस तरह का पर्दा है जहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्र बना हुआ है, पहाड़ और पेड़ पौधे सभी का। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और उस पर हिमालय का प्रतिबिंब है या हिमालय का जो हिमालय जो वहाँ खड़ा है इस चित्र में, वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत और अनुपम लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस प्रकार जो नदी और ये जो पूरा दृश्य चित्र है उसके बारे में लेखक ने बताया है, और साथ ही कहा है कि जो सतलज नदी है इस सभी में तुम्हारी जय हो। तो ये था हमारा पाठ हिमालय की बेटियाँ।